हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एडुटैप। सो गाइज, बहुत देर से एडाई आएगा एडाई आएगा चल रहा है। हमें भी एम्बैरेसिंग लगता है कि हम बोलते हैं कि एडाई आने वाला है बिकॉज देर इज सम डेवलपमेंट एट द एडाई साइड एंड देन एडाई नहीं आता है। तो आप लोगों को ये लग रहा होगा कि ये हर बार वीडियो बनाते हैं बट एडाई नहीं आता है। आई एक्सेप्ट दैट, बट द ट्रूथ इज के द थिंग्स आर नॉट क्लियरर ऑन द एडाइज साइड। ठीक है, हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलती है हम ऑनेस्टली आपको बताते हैं। ऐसा नहीं है कि हम खुद बना रहे हैं। तो जो इन्फॉर्मेशन आती है वो आपको दी जाती है, बट आप जानते हैं कि इन नोटिफिकेशंस में चाहे आरबीआई हो, चाहे एडाई हो, चाहे सेबी हो, देयर लॉट ऑफ चेंजेस विच कीप हैपनिंग। एक तरह से कहीं ना कहीं एक ब्यूरोक्रेटिक वे ऑफ सिस्टम आता है, तो शायद जल्दी जल्दी डिसीजंस नहीं लिए जाते हैं। जितना एक्टिवली उसमें इंटरेस्ट होता है शायद उतने एक्टिव इंटरेस्ट के साथ उनको क्लोज नहीं किया जाता है। तो ये वीडियो उनके लिए है जो एडाई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। आपको थोड़ा सा अपडेट मिल जाएगा, एक शायद एक रे ऑफ होप मिलेगी कि नोटिफिकेशन आने वाला है। बट क्या ये इन्फॉर्मेशन 100-200% सही होने वाली है? नहीं। आई वुड से कि अगेन हो सकता है कि आगे जाके कुछ चेंज हो जाए। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं क्योंकि हम तो नवंबर से इस नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं बट समहाउ नहीं आ रही है। तो अगर आपके पास और कोई ऑल्टरनेटिव्स हैं, आप और कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और एडाई की सिर्फ नोटिफिकेशन आने के बाद ही तैयारी कर सकते हैं, आई थिंक दैट्स ऑल्सो अ वेरी गुड वर्क अराउंड दैट यू कैन फॉलो। लेकिन अगर कोई एडाई को ही करना चाहता है बिकॉज एडाई उनको सूट करता है या उन्होंने पहले से तैयारी शुरू शुरू कर रखी है या करना चाहते हैं, एडाई को ही डेडिकेटेडली परसू करना चाहते हैं, तो आप ये वीडियो जरूर देखें क्योंकि नोटिफिकेशन तो आएगा। ये तो मतलब मुझे काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस है। कब आएगा? अब इस पे जो पीछे कुछ महीनों से हो रहा है, मैं यही बोलूंगा कि दिस इज एक्सपेक्टेड अगेन, अब बेस्ड ऑन द डेवलपमेंट्स दैट वी नो, और मोस्ट प्रॉब्ली आ जाना चाहिए। बट देन इट इज अप टू यू टू टेक योर डिसीजन। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा अपडेट क्या है नोटिफिकेशन पे और उसके कॉन्सिक्वेंस में क्या 3 मंथ स्टडी प्लान है। अगर आप एडाई के लिए नए हैं तो ये एडाई की सॉल्ट पीवाईक्यूज की गाइड बुक आप जरूर डाउनलोड कीजिए। ये आपको पिछले 3 साइकिल्स के सॉल्ट पीवाईक्यूज दे देगा। सबसे अच्छी बात यह है कि इन पीवाईक्यूज को कर कर आप जो एडाई के एग्जाम को समझ पाएंगे वो शायद आप किसी और तरीके से नहीं समझ पाएंगे। तो आप इसको आज ही डाउनलोड कीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पर क्लिक कर कर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब एडाई ग्रेड ए एग्जाम के बारे में नोटिफिकेशन अपडेट क्या है, देखिए काफी ज्यादा हलचल है। तो लग रहा है कि नोटिफिकेशन मार्च लास्ट वीक में आ सकता है। ठीक है, मैं अगेन वर्ड यूज कर रहा हूं, आ सकता है। तो मुझे लग रहा है कि आज आना चाहिए अब, क्योंकि पहले भी ये हुआ था कि नोटिफिकेशन पक्का आएगा बट नहीं आ रहा था ड्यू टू सम डिलेज एंड सम ब्यूरोक्रेटिक प्रॉब्लम्स एट एडाई साइड। तो आ सकता है। तो अगर मैं दोबारा ये रिपीट करूंगा कि एडाई इज योर फाइनल बेट, दी ओनली बेट, तो आपको फिर तो तैयारी शुरू कर ही देनी चाहिए। लेकिन अगर आप और एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं और वहां अपना एफर्ट लगा रहे हैं तो मे बी यू कैन वेट फॉर द नोटिफिकेशन। तो मार्च के लास्ट वीक में नोटिफिकेशन आ सकता है एंड आई एक्सपेक्ट कि एग्जाम एडाई का जनरली 2 महीने देता है, तो मई में एग्जाम आपका हो जाना चाहिए। और फेज 1 की बात करें, ठीक है, फेज 2 एग्जाम आई थिंक जून या जुलाई में हो जाना चाहिए। इसकी मुझे कोई डेट्स की इंफॉर्मेशन नहीं है, आई एम जस्ट गेसिंग बेस्ड ऑन दी प्रीवियस ईयर पैटर्न्स। हाँ, इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है मैंने आपको दे दी है। ठीक है, तो अभी भी चेयरमैन जो उसको नोटिफाई करेंगे ऑफिशियली साइन करके, दैट इज पेंडिंग, बट आई थिंक द मोमेंट इट इज डन इट विल टेक अनदर 2 वीक्स फॉर द नोटिफिकेशन टू बी आउट। अब अगर एडाई का नोटिफिकेशन मार्च एंड में आता है, जैसे मैंने बताया कि मई में एग्जाम होने के चांस है, 15 मई से 30 में, तो आपके पास अभी भी 75 डेज है टिल फेज 1। ठीक है, और उसके बाद 35 to 50 डेज आपके पास और होंगे बिटवीन फेज 1 एंड फेज 2। तो टोटल आपके पास मोर देन 3 मंथ्स है। मैं आपको 3 मंथ्स का स्टडी प्लान बता रहा हूँ सो दैट अगर डिलेज आएंगे बफर आपके पास होना चाहिए। तो मैंने बेसिकली फेज 1 तक इनको 20-20 डेज के ब्लॉक में डिवाइड किया है। ठीक है, इसको हम ब्लॉक 1 बोल सकते हैं, इसको ब्लॉक 2, इसको ब्लॉक 3, और ये हमारा लास्ट ब्लॉक हो गया ब्लॉक 5, और टिल फेज 1 हमारा ब्लॉक 4 हो गया।
तुम ज़्यादा सब्जेक्ट नहीं उठाएंगे, 20-20 डेज के स्लॉट में हम दो दो सब्जेक्ट उठाएंगे। तो फर्स्ट स्लॉट में हमें क्वांट और इंश्योरेंस को उठाना है। इंश्योरेंस इसलिए क्योंकि इंश्योरेंस ही मेन है। अगर आप इंश्योरेंस एज अ सब्जेक्ट समझ गए, टर्मिनोलॉजी समझ गए, तो आई थिंक आप जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं एडे फेज 2 में उनको अच्छे से कर पाओगे। तो एक सब्जेक्ट फेज 1 का हो गया, एक फेज 2 का हो गया। क्वांट में आपने क्या करना है, क्वांट एडे में इजी आता है, ठीक है। तो इसमें आपको कम से कम आई थिंक 40 में से 30 प्लस मार्क्स टारगेट करने पड़ेंगे। ईडे में क्या है कि जो ओवरऑल कट ऑफ लास्ट ईयर गई थी फेज 1 की, दैट वाज 110 आउट ऑफ 160। तो द कट ऑफ इज ह्यूज बट द क्वेश्चंस आर इजी। तो स्पीड और एक्यूरेसी दोनों आपको मेंटेन करने पड़ेंगे। मैं आपको बुक भी बता दूंगा क्वांट की अगली स्लाइड में कि क्या आपको बुक पढ़नी है। तो तकरीबन सारे चैप्टर्स आप करके जाइए, सेलेक्टिव पे मत रहिए, क्योंकि 30 प्लस स्कोर करना है आउट ऑफ 40, तो ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स आपको करने पड़ेंगे। बट हार्ड लेवल आपने नहीं करना, एग्जाम में हार्ड लेवल नहीं आया है आज तक, तो ठीक है। इस बार आ जाए तो क्या कहने, फिर किस्मत खराब है हमारी। इंश्योरेंस, बेसिक इंश्योरेंस आपने पढ़ना है जो सिलेबस में है, और डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की ओरिएंटेशन से पढ़ना है। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की ओरिएंटेशन से पढ़ना है, बहुत डेप्थ में नहीं जाना है, बट इतना पढ़ लो कि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आप कर पाओ, ठीक है। और इसका भी मैं सोर्स आपको बता दूंगा, और इसको पढ़ने में थोड़ा टाइम लग सकता है, तो अगर आपको ज़्यादा दिन भी लग जाए कोई दिक्कत नहीं है। बट वंस आपको इंश्योरेंस समझ आ गई, आई थिंक बाकी सब्जेक्ट्स जैसे ईएसआई इम्पैक्टिंग इंश्योरेंस आप बाद में कर पाओगे। और वीकेंड पे आपने करंट अफेयर्स करने हैं, ठीक है। जितना भी आपको टाइम मिले वो आप इमीडिएटली शुरू कर लीजिए। करंट अफेयर्स में आपने 3 चीज़ों पे फोकस करना है। एक तो इंश्योरेंस के जो करंट अफेयर्स हैं ये आपको 5 से 6 नंबर के आएंगे, ठीक है। फिर इंश्योरेंस स्टैटिक भी आता है, जो आपका जीए का पेपर है, ठीक है, फेज 1 में 40 नंबर का आता है, उसमें इंश्योरेंस स्टैटिक भी आता है अराउंड 5 नंबर का। तो अगर आप फेज 2 का इंश्योरेंस पढ़ लेंगे तो ये भी आपका कवर हो जाएगा 5 नंबर का। उसके बाद मिसलेनियस जीए जो होती है, जिसमें आपके स्पोर्ट्स, अवार्ड्स, ऑब्चुरीज, समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस, डिफेंस, सारी चीजें आपकी आ जाएंगी, ठीक है। एमओयूज, एग्रीमेंट्स, तो वो हमने अवार्ड्स हो गया, ठीक है, ऑब्चुरीज हो गया, पर्सन इन न्यूज हो गया, सारे जो भी एक नॉर्मल जीए होती है जो बैंक एग्जाम्स वगैरह के लिए हम पढ़ते हैं, ये आपकी 17 से 18 नंबर की आएगी। तो ये टोटल मिलके आपका 30 नंबर का तकरीबन हो जाएगा टोटल मिलके, ठीक है, 40 में से। तो इन 3 एरियाज पे भी अगर आप फोकस कर लें आपका 30 मार्क्स का कवर हो जाएगा। उसके अलावा कुछ 2-3 नंबर के रिपोर्ट्स आते हैं, 2-3 नंबर के स्कीम्स आते हैं, और स्कीम्स ज़्यादातर सोशल सिक्योरिटी मतलब इंश्योरेंस या पेंशन रिलेटेड स्कीम्स आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो करंट अफेयर्स को हमें इस तरह से पढ़ना है जिस तरह मैंने आपको यहाँ पे समझाया है। फिर नेक्स्ट स्लॉट में आपने रीजनिंग करना है। रीजनिंग में भी आपने सेम ही स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। रीजनिंग आपकी एग्जाम में ईजी आती है, ठीक है, और इसमें भी हमें 25 से 30 मार्क्स टारगेट करने हैं, क्योंकि ओवरऑल अगर हमें 110 प्लस पहुंचना है तो हर सेक्शन में मुझे 25-30 मार्क्स तो मिनिमम लेने ही लेने हैं, ठीक है। कहीं पे उससे भी ज़्यादा स्कोर करने पड़ेंगे, तो कोई भी चैप्टर छोड़ना नहीं है। इनफैक्ट पजल्स वगैरह भी आएंगे, वो भी आप करके जाइए। पजल्स रीजनिंग में आसानी आते हैं। फिर आता है ईएसआई इम्पैक्टिंग इंश्योरेंस। तो बहुत लोगों ने बेसिक ईएसआई पढ़ा होगा आरबीआई में या नबार्ड में। ये ईएसआई उससे थोड़ा अलग है, ये सिमिलर नहीं है, ठीक है। ये ईएसआई उससे थोड़ा अलग है, ये सिमिलर नहीं है। दिस इज ईएसआई इम्पैक्टिंग इंश्योरेंस। तो अगर आपने इंश्योरेंस पढ़ रखा है तो आपको ये समझने में इतना टाइम नहीं लगेगा, हालांकि ये डिफरेंट है, ठीक है। लेकिन अगर आप ये अभी पढ़ लेंगे फेज 1 से पहले तो आसानी रहेगी। तो मैंने फेज 1 से पहले फेज 2 के यही 2 सब्जेक्ट्स रखे हैं। इंश्योरेंस जो हमने ज़्यादातर नहीं पढ़ा होता, और ईएसआई इम्पैक्टिंग इंश्योरेंस जो अगेन हमारे लिए नया होता है। इफ़ वी आर एबल टू कंप्लीट दिस 2 सब्जेक्ट्स तो काफ़ी एक अच्छी हमें पोजिशनिंग मिल जाती है टू डू दी रिमेनिंग सब्जेक्ट्स आफ्टर फेज 1। जैसे मैनेजमेंट काफ़ी लोगों ने पढ़ रखा होगा, इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव काफ़ी लोगों ने पहले पढ़ रखी होगी, वो फेज 1 के बाद आप कर सकते हो। लेकिन ये 2 सब्जेक्ट्स आप नहीं कर पाओगे, इंश्योरेंस और ईएसआई इम्पैक्टिंग इंश्योरेंस। इसमें भी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के ओरिएंटेशन से पढ़ना है, क्योंकि पेपर आपका डिस्क्रिप्टिव ही होता है। सिलेबस पूरा करना है बट बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ना, ठीक है, उसको अच्छे से हमें करना है। फिर करंट अफेयर्स का मैं बता ही चुका हूँ। और B3 में हमारा सारा फोकस बेसिकली फेज 1 पे आ जाएगा। हम फेज 2 का कोई भी सब्जेक्ट नहीं करेंगे। करंट अफेयर्स करेंगे, क्वांट रीजनिंग इंग्लिश पे सेक्शनल टेस्ट करेंगे, और थोड़े बहुत फुल लेंथ टेस्ट भी हम दे देंगे, सो दैट वी नो हम किस तरह की मिस्टेक्स कर रहे हैं, टाइम कैसे मैनेज कर रहे हैं, क्या सही क्वेश्चंस उठा भी रहे हैं या नहीं उठा रहे हैं, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है।
देन 60th डे के बाद जो भी टाइम बचेगा, मेरे हिसाब से 15 से 20 दिन बचेंगे, क्योंकि टोटल स्टार्टिंग 1 मार्च आई एक्सपेक्ट 75 to 80 डेज टू बी लेफ्ट विद यू। तो उसमें अगेन हम करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। 3 फुल लेंथ मॉक टेस्ट हमने यहाँ दे दिए थे, हम 7 फुल लेंथ मॉक टेस्ट यहाँ देंगे ताकि टोटल 10 हो जाए। एंड वी विल कीप प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस ऑन क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश। तो ये जो आखिरी के 40 डेज हैं, 20 डेज यहाँ पे और अराउंड 20 डेज यहाँ पे, इनमें हम सिर्फ फेज 1 पे फोकस कर रहे हैं। आई एम अगेन रिपीटिंग के 110 कट ऑफ गई थी लास्ट ईयर आउट ऑफ 160, सो वी कैन नॉट टेक फेज 1 लाइटली। मुश्किल नहीं है, बट बहुत ज़्यादा स्पीड और एक्यूरेसी चाहिए, तभी हम इस तरह का स्कोर कर पाएंगे। अभी आपको लग रहा होगा सर फेज 1 के बाद हम कैसे कर पाएंगे इंग्लिश, मैनेजमेंट? काफ़ी लोगों ने तो ये पढ़ रखा होगा, ठीक है। नहीं भी पढ़ रखे तो मैनेजमेंट तो 2 दिन में हो सकता है, यू कैन रीड दी समरी शीट्स एंड यू आर गुड टू गो, ठीक है। और इंग्लिश भी आप कर सकते हो अगर आपने यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव राइटिंग कर ली, ठीक है। पढ़ने के साथ साथ इन दोनों सब्जेक्ट्स की डिस्क्रिप्टिव राइटिंग भी प्रैक्टिस करनी है। यू हैव टू राइट एटलीस्ट 1 आंसर पर डे टू एंश्योर कि राइटिंग स्किल भी आपकी साथ साथ डेवलप हो रही है। तो मैनेजमेंट आपको करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग स्किल आपकी पहले से ही डेवलप हो रखी होगी। और फिर करंट अफेयर्स करने हैं हमें बिटवीन फेज 1 एंड फेज 2, ठीक है। उसमें भी मैं यही बोलूँगा कि आप इंश्योरेंस रिलेटेड करंट अफेयर्स पढ़िए, रिपोर्ट्स, स्कीम्स, इनके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए। और जो हमने सब्जेक्ट्स यहाँ पे पढ़े थे, इंश्योरेंस और ईएसआई इम्पैक्टिंग इंश्योरेंस, उनको हम रिवाइज कर लेंगे और 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट देंगे हम फेज 2 के। तो चलो ये तो बात की बात है अभी आप अगर यहाँ तक फोकस करो टिल फेज 1, आई थिंक दिस इज मैनेजेबल इन अनदर 80 डेज दैट यू आर लेफ्ट विथ, एज्यूमिंग के नोटिफिकेशन मार्च में आ जाता है। और मैं यहाँ पे यही बोलूँगा कि अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हो, आप पहली बार ही कोई एग्जाम देने जा रहे हो, तो शायद इस एग्जाम में मत कूदो। लेकिन अगर आपने पहले किसी भी रेगुलेटरी बॉडी का एग्जाम दिया है या बैंकिंग का एग्जाम दिया है, आपने यूपीएससी दिया है या आपने एसएससी दिया है, आई थिंक देन यू कैन प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम इन अदर 80 डेज। बट अगर आप बिल्कुल फ्रेशर और फर्स्ट टाइम ही किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो शायद आप इस इरिडा एग्जाम में ना कूदें, आने वाले एग्जाम जो हमारे आरबीआई वगैरह हैं उसमें कूदना सही रहेगा। बाकी अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं तो क्वांट के लिए एक आर.एस. अग्रवाल की किताब आती है, ये यूज कर सकते हैं। रीजनिंग के लिए भी वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय आर.एस. अग्रवाल आती है, और एक लॉजिकल रीजनिंग अरुण शर्मा की आती है। थोड़ी टफ है, आप इसको अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ इन दोनों से ही काम चला सकते हैं। फिर एसपी बख्शी की किताब आती है एक, ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश। ये 3 चीजें हो गई, ठीक है। फिर इंश्योरेंस के लिए अगर मैं फेज 2 में बात करूं, एक IC38 स्टडी मटेरियल आता है, इंश्योरेंस की सर्टिफिकेशन के लिए आता है, ये आप पढ़ लें तो इससे इंश्योरेंस की काफ़ी आपको नॉलेज हो जाएगी। साथ में इरिडा एनुअल रिपोर्ट ज़रूर पढ़ें, डिस्क्रिप्टिव में काफ़ी क्वेश्चंस आपके इरिडा एनुअल रिपोर्ट से डायरेक्ट पूछे जाते हैं। फिर अगर आप इस वेबसाइट पे जाएंगे policyholder.government.in, ठीक है, यहाँ पे आपको एक इंट्रोडक्शन टू इंश्योरेंस की हैंडबुक मिल जाएगी और एक हैंडबुक ऑन इंश्योरेंस मिल जाएगी। ये दोनों आप पढ़ लें, ज़्यादा बड़ी नहीं है, इससे भी आपको इंश्योरेंस के काफ़ी बेसिक्स पता लग जाएंगे। और एक प्रिंसिपल्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट एंड इंश्योरेंस है, ठीक है, ये आपके काफ़ी काम आने वाली है, प्रिंसिपल्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट एंड इंश्योरेंस। अगर आप बहुत ज़्यादा डेप्थ में पढ़ना चाहते हैं तो ये किताब पढ़ सकते हैं, बट मेरे हिसाब से इतना अगर आप पढ़ लें, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा डिस्क्रिप्टिव एग्जाम के लिए। इतना पढ़ लें और साथ में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन ज़्यादा करें, ठीक है, इतना पढ़कर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन ज़्यादा करें तो वो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। मैनेजमेंट के लिए LM प्रसाद की ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की किताब आती है, ये आप ले सकते हैं। और ESI इम्पैक्टिंग इंश्योरेंस में देयर इज नथिंग डिफरेंट, वही सोर्सेज जो मैंने आपको पहले बताई वही पढ़नी है। इकोनॉमी के लिए अगर आप बेसिक फंडामेंटल सीखना चाहते हो तो रमेश सिंह की किताब है इंडियन इकोनॉमी की, ये पढ़ सकते हो। साथ में एडिटोरियल्स पढ़िए बिजनेस स्टैंडर्ड और इकोनॉमिक टाइम्स में, क्योंकि फाइनेंस के कुछ करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चंस एडिटोरियल से पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। और स्कीम्स बेस्ड क्वेश्चन भी आपके ESI इम्पैक्टिंग इंश्योरेंस में पूछ लिए जाते हैं, जैसे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना पे क्वेश्चन पूछ लिया। तो PIB पे जो भी स्कीम्स आपके एग्जाम के आसपास चर्चा में है, उन स्कीम्स को आप अच्छे से समझ लें, उन पे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो ये किताबें सेम इंश्योरेंस वाली पढ़नी है, साथ में एडिटोरियल्स पढ़ने हैं, कहाँ पे, बिजनेस स्टैंडर्ड और इकोनॉमिक टाइम्स में। और स्कीम्स के लिए PIB रेफर करना है, जो भी स्कीम वहाँ पे न्यूज़ पे होगी उस स्कीम को अच्छे से समझ लेना है। तो ये हमारी सोर्सेज की कहानी हो गई। बाकी इंग्लिश के लिए आई थिंक यू जस्ट नीड टू रीड editorials in the Hindu newspaper. It will give you good fodder for essay and will help you in
increasing your comprehension ability, which will help you in prescient comprehension. And you watch some videos on YouTube on the basic rules, parameters of writing essay, précis and litter. ठीक है, ये आपको YouTube पे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे. इनफैक्ट YouTube चैनल पे भी आपको नरवीर सर के वीडियोस यहाँ पे मिल जाएंगे. ठीक है, एडुटैब के YouTube चैनल पे, तो वो भी आप देख सकते हैं. सो हमारे कोर्सेज क्या रहने वाले हैं? गोल्ड कोर्स एंड सिल्वर कोर्स फॉर एडाई, अगर आप असिस्टेड प्रिपरेशन करना चाहते हैं. गोल्ड कोर्स एक कंप्लीट प्रिपरेशन देता है आपको फेज 1+2+ इंटरव्यू. सिल्वर कोर्स इज मेनली फॉर फेज 2+ इंटरव्यू. ठीक है, तो अगर आप क्वांट रीजनिंग इंग्लिश भी करना चाहते हैं तो वो आपको इसमें नहीं मिलेगा फेज 2 कोर्स में. वो आपको फेज 1 कोर्स में, गोल्ड कोर्स में ही मिलेगा, जो कंप्लीट कोर्स है फेज 1+2 इंटरव्यू. और फेज 1 के जो मॉक टेस्ट हैं, ठीक है, फेज 1 के जो मॉक्स हैं वो भी आपको सिल्वर कोर्स में नहीं मिलेंगे, क्योंकि दिस इज only for phase 2+ interview. If you want everything from phase 1, you can go for phase 1+2+ interview. ठीक है, thank you, have a nice day, all the best, and to know more about our courses you can call us at this number. Bye bye.